तो देखिए, आज यानी कि आप लोग को इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ यानी कि छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इतिहास के यानी कि आखिरी यानी कि इतिहास, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि इतिहास के बारे में, आखिरी इनका कितने भागों में बांटा गया पहले, और इसके पहले यानी कि आखिर इतिहास का यानी कि किन किन स्रोतों के आधार पर, यानी कि हम लोग जैसे कि स्रोत पढ़ते हैं ना, जैसे कि आज से क्या पढ़ते हैं कि मानव लोग यानी कि पहले क्या नंगे रहते थे, मतलब वस्त्र निवस्त्र रहते थे। वह लोग पहले यानी कि जानवर के समान था। और फिर यानी कि क्या कि उन लोगों ने कैसे यानी कि अपना भोजन ग्रहण करना शुरू किया, यानी कि किन माध्यमों से भोजन ग्रहण क्या करते थे पहले, यानी कि वह क्या खाया करता था, कहाँ रहता था, यानी कि और उनका पेशा क्या था। यह सब किसमें आता है? इतिहास में। तो पहले यानी कि क्या उनकी शुरुआती दौर, जो कि यानी कि हम लोग ये सब के बारे में जो पढ़ेंगे तो उनकी शुरुआती दौर, तो उसके पहले यानी कि ये भी पढ़ेंगे कि यानी कि मानव पहले यानी कि किस, उसका शरीर का ढांचा क्या था, वह पहले यानी किस प्रकार से चलता था, वो उसका पहले तुलना यानी कि किन जानवरों से किया जाता था, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, और फिर उन्होंने धीरे धीरे यानी कि समय के अनुसार अपने ढांचा में परिवर्तन कैसे किया, जैसे कि समय के परिवर्तन के साथ साथ उसके शरीर के आकार में, शक्ल में यानी कि कैसे परिवर्तन हुआ। तो इन सभी चीज़ों के भी बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इतिहास को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अतीत से वर्तमान, क्या पढ़ते हैं? अतीत से वर्तमान। तो देखिए, अतीत का मतलब क्या होता है कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल से। अब वर्तमान, यहाँ पे क्या है? वर्तमान। अतीत से वर्तमान क्यों लिखा? अतीत का मतलब बीता हुआ कल, अस्य यानी कि क्या है कि वर्तमान समय तक, क्या है कि वर्तमान समय तक, यानी कि घटित घटना, क्या है कि घटित घटना के बारे में, हम लोग क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अतीत से वर्तमान यानी कि इतिहास। तो आखिर देखिए, जैसे कि क्या कहते हैं कि आखिर हम लोग कैसे जाने कि पहले मानव यानी कि बंदर के समान थे, वह लोग ये हथियार के रूप में क्या 4 पैरों के बल पर पहले चला करता था, वो लोग जंगल में रहा करता था, वह लोग निवस्त्र रहा करता, वो लोग गुफाओं में रहा करता था। और फिर उसके बाद यानी कि उन लोगों ने धीरे धीरे यानी कि समय के परिवर्तन के साथ साथ कैसे यानी कि अपने हर एक चीज़ में परिवर्तन लाया, यानी कि पहले वो निवस्त्र थे तो धीरे धीरे वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। पहले वो 4 पैरों के बल पर चलता तो 2 पैरों के बल पर चलने लगा, आगे का 2 यानी कि क्या करने लगा? शिकार करने के रूप में, हथियार चलाने के रूप में प्रयोग करने लगा। पहले वो लोग यानी कि संप्रेषण के माध्यम से, इशारे के माध्यम से बात करता था। तो फिर यानी कि उन लोगों ने बोलना कैसे सीखा। और फिर पहले उन लोग किसी प्रकार के आवास में नहीं रहा करता था, पहले वो लोग वृक्ष पे सोया करता, फिर उन लोगों ने आवास में कैसे रहना शुरू किया। पहले वो लोग कृषि कार्य करना नहीं जानता था, कृषि कार्य कैसे करना शुरू किया। वह लोग मनोरंजन भी क्या करता था, मादक पेय पदार्थ का भी प्रयोग क्या करता था, चित्रकारी का भी कार्य करता था, मछली पकड़ने का भी कार्य करता था। तो आखिर कब, यानी पहले आज से क्या लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो कि मानव थे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करें। आखिर कैसे? तो वही क्या है कि यानी कि घटित घटना, जो भी घटित घटना घटा है उनका क्या है कि जो भी इतिहासकार वगैरह लोग हैं, तो इतिहासकार वाले यानी कि क्या करते हैं, जो कि विद्वान वगैरह हैं, तो उन सभी ने यानी कि क्या क्या कुछ स्रोतों के माध्यम से क्या क्या उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ, और साक्ष्य प्राप्त होने के माध्यम से क्या क्या उसका जानकारी प्राप्त किया। यानी हर एक चीज़ से, उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मनके आते हैं, मृदभांड आते हैं, उपकरण वगैरह आते हैं, हथियार वगैरह आते हैं, इन सभी चीज सिक्के आते हैं। इन सभी चीज़ों से क्या आता है, उन लोगों ने एक अनुभव के माध्यम से क्या क्या की जानकारी प्राप्त किया, और फिर क्या उसको किताब में लिखा, किताब में प्रकाशित करने के बाद हम हमारे और आपके बीच आते हैं, और उनको पढ़कर क्या करते हैं, हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह समझ में आ गया, जैसे कि हम लोग कैसे जानते हैं कि यानी कि क्या मुगल लोग आए थे, तुर्की लोग आए थे, उन लोगों ने क्या क्या हमारे देश पे शासन किया, और शासन करने के बाद क्या हुआ कि वह यहाँ से चले गए। आखिर ये कैसे,
तो वही क्या, उस समय तो हम लोग थे नहीं, तो वह क्या होता है इन सभी चीज़ों से यानी कि क्या होता है कि अध्ययन करते हैं किसको, इतिहास को, जो कि किताब में लिखा गया है। तो क्या कि बीते यानी कि अतीत से वर्तमान का मतलब क्या होता है कि बीता हुआ कल से वर्तमान समय तक घटित घटनाओं के बारे में जो हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। तो देखिए इतिहास के पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। इसका एक पुस्तक है, इसका एक पुस्तक है जो कि क्या है, हिस्टोरिका। क्या है, हिस्टोरिका, इसका एक पुस्तक है। इन्हीं से क्या होता है कि हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यानी कि इन्हीं हिस्टोरिका में यानी कि क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो यानी कि इसके इतिहास को कई कालखंडों में जो बांटा गया, तो उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, और यहाँ पे पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका। तो अब देखिए, तो जैसे कि हम लोग यानी कि क्या करते हैं कि आप पढ़ेंगे क्या कि आखिर यानी कि क्या है, ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब क्या है, इसको 3 कालखंडों में बांटा गया। तो सबसे पहले यानी कि स्रोत के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तब इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहां से प्लान चलेगा। हाँ, तो देखिए, तो ऐतिहासिक स्रोत ये समझ में आ गया। तो देखिए ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले यानी कि स्रोत जो हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब फिर देखिए उसके बाद क्या आता है, एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो देखिए ये क्या है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो कि पृथ्वी के अंदर जो भी चीज छिपा हुआ है उसको क्या करते हैं कि खनन क्रिया के द्वारा यानी कि क्या करते हैं कि निकालते हैं। क्या करते हैं, खनन क्रिया के द्वारा निकालने के बाद जो हमें अवशेष मिला, जो हमें अवशेष मिला, या तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, क्या पढ़ते हैं, एक तरह से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, जो कि वहां पर पहले क्या था कि उसके यानी कि जो भी हड़प्पा सभ्यता स्थल है हमें मिला है, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े तालाब वगैरह, तो वह पहले क्या था, उसके ऊपर क्या था कि यानी जमीन था, मिट्टी समतल था, उसके अंदर क्या है किसी को इस बारे में पता नहीं था। तो उसका क्या किया गया कि खनन क्रिया इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, किन स्रोतों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर खनन क्रिया के द्वारा यानी कि क्या किया गया, उसको निकाला गया। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक देखिए खनन क्रिया 2 प्रकार के से होते हैं, एक क्षैतिज, एक उदर। क्षैतिज का मतलब क्या कि क्षैतिज का मतलब क्या था, उसके चारों ओर से हल्का हल्का मिट्टी हटाएगा, और उदय का मतलब क्या था कि लंबा टाइप का खुदाई करेगा। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो ये क्षैतिज स्तर पर यानी कि क्या उसका खुदाई किया गया, जो कि चारों साइड से हल्का हल्का मिट्टी हटाते गया और उसके बारे में यानी कि साक्ष्य मिलते गया, और हम लोग साक्ष्य मिलने के आधार पर उसको क्या अनुभव के माध्यम से उसके आयु के बारे में पता लगाया गया, जिसे कार्बन 14 हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, और उसका काल बताया ये कितना साल पुराना है, फिर यानी कि आखिर ये क्यों यानी कि ये इस तरह से यानी कि विलुप्त हुआ था, इसका मिट्टी के अंदर दबने का कारण क्या था, इससे बहुत सारे यानी कि कारण आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत सिंपल सी भाषा क्या है, जो कि पृथ्वी के भूगर्भ में छिपा हो, यानी कि पृथ्वी के अंदर छिपे अवशेष को, छिपे अवशेष को खनन क्रिया के द्वारा, खनन क्रिया के द्वारा जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि देखिए इसमें बहुत सारे चीज आता है, जैसे कि भवन, सिक्का, मृदभांड, फिर देखिए कुछ मूर्ति वगैरह भी मिल रहा है,
जैसे क्या है कि भवन, सिक्का, मृदभांड, मूर्ति और उपकरण। क्या है? उपकरण। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलता है जिसके कहने के आधार पर जो कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के खनने के बाद देखिए कहीं पे भवन मिला, कहीं सिक्का मिला, कहीं मृदभांड मिला, कहीं पर मूर्ति मिला, कहीं पर किसी चीज का उपकरण मिला जो कि शासक वगैरह लोग उपकरण का प्रयोग करते थे। तो ये सब मिला करते थे, यानी कि क्या, खनने के बाद, पृथ्वी के खनने के बाद कुछ जो अवशेष मिला करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। यानी कि इन सब के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर देखिए एक क्या आता है कि मेरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है कि जो कि हाथों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन साहित्यिक स्रोत क्या कहते हैं कि हाथों के द्वारा लिखा गया ग्रंथों को पढ़कर क्या करते हैं कि जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत। तो देखिए साहित्यिक स्रोत सीधा सी बात है। पुरातात्विक स्रोत क्या कहता है? जो कि पृथ्वी के अंदर छिपे हैं और उसका खनन क्रिया के द्वारा यानी कि क्या करते हैं? निकालते हैं और निकाल कर जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत जो हाथों से लिखा गया जो भी ग्रंथ वगैरह है तो उनसे यानी कि क्या होता है कि हम लोग जो जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए इन साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये मिटाते हैं फिर उसके बाद यानी कि आप लोग को साहित्यिक स्रोत यानी कि आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा? जैसे कि किसके बारे में बता रहे थे? साहित्यिक स्रोत। जैसे कि क्या बताया कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है कि हाथों के द्वारा लिखा गया, हाथों के द्वारा लिखा गया क्या होता है? ग्रंथ। से क्या मिलता है? जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। तो देखिए इसमें से एक क्या आता है कि देसी साहित्य, क्या आता है? देसी साहित्य। एक क्या आता है कि विदेशी साहित्य। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देसी साहित्य, विदेशी। देसी का मतलब जो देश के अंदर, जो देश के विद्वान लोग लिखा गया हो उसको क्या बोलेंगे? देसी साहित्य। अब विदेशी साहित्य का जो विदेशी लोग, यात्री वगैरह लोग जो हुआ करते तो यूनिक वो लोग लिखा करता था। तो देखिए देसी साहित्य में क्या आता है? एक क्या? धार्मिक साहित्य, और एक क्या था कि धार्मिकोत्तर, धार्मिकोत्तर साहित्य। अब देखिए धार्मिक साहित्य में क्या आता है कि जो धर्म से जुड़े चीज हो, जो धर्म से जुड़े ग्रंथ हो, जो क्या हो? धर्म से जुड़े ग्रंथ हो। और धर्मोत्तर का मतलब क्या होता है कि जो कि धर्म के, जैसे कि देखिए धार्मिक साहित्य यानी कि धर्म, जैसे क्या आ जाता है कि इसमें वेद आ जाएगा, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग। वेद, वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। फिर देखिए जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरण्यक। जैसे क्या पढ़ते हैं कि रामायण। जैसे क्या पढ़ते हैं कि महाभारत। तो देखिए फिर क्या पढ़ते हैं? जैसे कि वेदांग। देखिए वेद कितने हैं? 4, अरण्यक 12, रामायण, प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य,
काव्य। महाभारत क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य। अब वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। यह हमारा क्या कि धार्मिक से जुड़े चीज है। और धर्मेतर साहित्य में यानी कि क्या आ जाता है, ये समझ तो गया कि यानी कि वेद कितने होते हैं? 4। जैसे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर देखिए अरण्यक कितने हैं? 4। बहुत सारे वेद होते हैं, ऐतरेय, कौस्तुकी, जैमिनीय, कैथनीय, ये सब क्या होता है? अरण्यक में आता है। अरण्यक का मतलब जो जंगल में रहकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। और रामायण तो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन बड़ा महाकाव्य कौन है? रामायण। महाभारत क्या सबसे बड़ा महाकाव्य। अब वेदांग कितने आते हैं? 6। जैसे शिक्षा, कल्पसूत्र, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण, ये सब यानी कि किस में आता है? वेदांग के अंतर्गत आता है। तो वेदांग कितने हैं? 6। ये सब भी यानी कि हम लोग इन सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए धार्मिकोत्तर साहित्य क्या होता है। धार्मिकोत्तर साहित्य में यानी कि क्या आता है, तो देखिए धर्मोत्तर साहित्य में यानी कि क्या आ जाता है कि जैसे कि आखिर यानी कि क्या है कि धर्म के बाद, जैसे कि पढ़ते हैं ना वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद, जैसे कि वैदिक काल के बारे में किसके? आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। तो उसके बाद जो भी शासक वगैरह लोग आए और उनके साथ जो भी यानी कि क्या होते थे कि यात्री वगैरह आते थे या उसके दरबार में जो विद्वान रहा करते थे, तो उन लोगों ने जो ग्रंथों को लिखा गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि धार्मिकोत्तर साहित्य। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, इसने किसका रचना किया था? अर्थशास्त्र का। इसका क्या था? अर्थशास्त्र का। फिर देखिए जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुद्रा, मेगास्थनीज, कौन से पुस्तक की रचना किया था? इंडिका का। मेगास्थनीज ने कौन से पुस्तक की रचना किया था? इंडिका का। इसका ऊपर लिख देते हैं। फिर जैसे क्या आता है कि कलहन, क्या आता है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, कलहन की क्या आता है? राजतरंगिणी। जैसे यहाँ पे क्या बताया? कौटिल्य का, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर मेगास्थनीज का इंडिका। फिर जैसे कि पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण। तो देखिए तो इन सभी चीजों की ये सब क्या है कि एक प्रकार का धार्मिकोत्तर साहित्य जो किसी के शासन काल में लिखा गया, किसी मंत्री के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, किसी यात्री के द्वारा जो लिखा है। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है कि राजा के प्रशासनिक व्यवस्था और वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था क्या करता था, किस पर उसका शासन व्यवस्था किस था, वहाँ पर महिलाओं को क्या अधिकार था, वहाँ पर किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान किया जाता था। तो ये सब क्या है, इस सब चीज़ में मिलेंगे यानी कि धार्मिकोत्तर साहित्य में। तो देखिए अब यानी कि ये क्या आता है कि विदेशी साहित्य। तो देखिए विदेशी साहित्य में क्या आता है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चीनी यात्री वगैरह फयान, जैसे कि सिंघले श्रीलंका के शासक थे। जैसे क्या पढ़ते हैं कि वैनसांग। फिर जैसे क्या पढ़ता है कि हम लोग अरबी इब्न बतूता, इसके बारे में पढ़ते हैं इब्न बतूता। यह सब क्या था कि हमारा विदेशी साहित्य के अंतर्गत, यानी कि जो कि खुद के देश के नहीं, मतलब दूसरे देशों से आया और क्या क्या उसने भारत में रह करके यानी कि क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था के, राजा के शासन काल के बारे में, यानी राजा के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, राजा के अर्थव्यवस्था सब के बारे में, सामाजिक व्यवस्था सब के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में क्या करता है कि जो इन लोगों ने अपने पुस्तक में लिखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी साहित्य। तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोगों से देखिए मेरा एक ही कहना है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।